Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing type of inheritance. जहाँ हमने पिछले लेक्चर में टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में पब्लिक और प्राइवेट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखी थी, अब हम जो है वो लास्ट जो प्रोटेक्टेड है इनहेरिटेंस उसको डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली कॉलिंग सीक्वेंस है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की। ओके, सो टू स्टार्ट द डिस्कशन, हमारे पास जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हमने देखी थी उसमें हम अब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस की डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल सी अ कोड जो कि प्रोटेक्टेड के केस में हम देखेंगे किस तरीके से वर्क करेगा। तो जैसे कि हमने पिछली लेक्चर में देखा था कि हमने प्राइवेट इनहेरिटेंस जब रखा था वहाँ पे या प्राइवेट मॉडिफायर डिक्लेयर किया था, तो ए के जो भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड थे वो बी के प्राइवेट एलिमेंट बन गए थे, और जिसकी वजह से वो ना सिर्फ क्लास सी के अंदर यूज़ नहीं किए जा सकते थे, बल्कि वो आउटसाइड द कोड भी यानी मेन फंक्शन में भी नहीं यूज़ किए जा सकते थे। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का। तो हम अब जो डिक्लेरेशन है, लेट्स से इफ वी राइट क्लास बी प्रोटेक्टेड है, यानी प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करवाते हैं क्लास बी को ए से, तो अब जो ए के पब्लिक या प्रोटेक्टेड एलिमेंट हैं वो बी के प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो उस केस में अब जैसे कि हमने पहले देखा कि गेट एक्स जो है वो एक पब्लिक एलिमेंट था क्लास ए का, तो वो क्लास बी में भी यूज़ हो सकता था, क्लास सी में भी यूज़ हो सकता था, और क्लास इनके अलावा मेन फंक्शन यानी आउटसाइड द कोड भी यूज़ किया जा सकता था। जबकि अब अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड इनहेरिट करवाऊँगा तो उसमें जो गेट एक्स का मेथड है वो अब भले पब्लिक है ए का, लेकिन अब वो बी का प्रोटेक्टेड काउंट होगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ इस गेट एक्स मेथड को हम क्लास सी के अंदर कॉल करवा सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन में कॉल या आउटसाइड द कोड जो है वो कॉल नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वो अब क्लास बी का प्रोटेक्टेड एलिमेंट है, और जो भी किसी क्लास के एलिमेंट प्रोटेक्टेड बन जाते हैं या होते हैं वो आउटसाइड द कोड यूज़ नहीं किए जा सकते। इसका मतलब है कि गेट एक्स का मेथड जो है वो मेन में कॉल नहीं हो सकता। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस जो ब्लॉक डायग्राम हमें गिवन है, कि जहां हमने प्रोटेक्टेड और पब्लिक एलिमेंट ए के देखे कि वो सी में इसलिए एक्सेसिबल नहीं थे क्योंकि हमने प्रोटेक्टेड बना दिया है उनको क्लास बी का। और इसी तरीके से वो बेसिकली अब जो सी है वो तमाम के तमाम जो प्रोटेक्टेड एलिमेंट हैं उनको यूज़ कर सकता है जो कि ए के हैं और बी के हैं। तो इसीलिए अगर मैं प्राइवेट रखता, इससे पहले जो हमने रखा था प्राइवेट के केस में, तब वो सी में नहीं एक्सेसिबल होते। तो और जो आउटसाइड द कोड है तो नॉट एक्सेसिबल क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। और इसी तरीके से सी के जो भी पब्लिक हैं वो आउटसाइड द कोड यूज़ हो सकते हैं, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वो आउटसाइड द कोड यूज़ नहीं हो सकते हैं। सो एज वी वर डिस्कसिंग के जो गेट एक्स का मेथड है वो अब क्योंकि बी का प्रोटेक्टेड एलिमेंट बन चुका है, तो इसलिए अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बी बनाया और उस ऑब्जेक्ट बी के थ्रू मैं बेसिकली गेट एक्स का मेथड मेन में कॉल करता हूँ, तो ये एक इल्लीगल कॉल है। और इस इल्लीगल कॉल की वजह से बेसिकली हमारे पास ये इसलिए कॉल नहीं हो सकती क्योंकि अब गेट एक्स जो है वो प्रोटेक्टेड एलिमेंट बन गया है क्लास बी का। हाउएवर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से मैं एक और क्लास सी क्रिएट करता हूँ जो कि इनहेरिट करती है क्लास बी से पब्लिकली, तो उस केस में अगर क्लास सी के अंदर मैं इस गेट एक्स से मेथड को कॉल करूँ तो ये एक वैलिड कॉल है क्योंकि क्लास सी क्लास बी से पब्लिकली इनहेरिट कर रही है, और इसकी वजह से जो प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स भी हैं क्लास बी के क्लास सी को उनका एक्सेस है मौजूद ड्राइव क्लास के तौर पे। तो यहाँ पे गेट एक्स का मेथड अगर मैं कॉल करता हूँ तो ड्राइव क्लास के अंदर ये एक लीगल कॉल बन जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एक कोड डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये हम एक्सेस जो है वो देते हैं डिफरेंट क्लासेस के दरमियान।
सो नाउ वी विल बी सीइंग द एग्जांपल जहाँ पे हमने बेस क्लास में जो भी मेंबर्स थे उनको एक्सेस ग्रांट करना है इन द ड्राइव क्लास एज वेल एज इन द आउटसाइड द कोड. सो व्हाट वी कैन सी इन दिस कोड के जहाँ पे हमने बेसिकली एक क्लास क्रिएट की है विद द नेम पर्सन, और इस पर्सन क्लास के अंदर हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर करवाया विद द नेम के, उसका नाम जो है वो नेम है, और उसको हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है. उसके बाद हमने एक मेथड बनाया यहाँ पे इस क्लास के अंदर जिसका नाम हमने रखा सेट नेम, और उसमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल आई नेम का जो है वो पास ऑन किया है. और इस आई नेम को बेसिकली हमने इसका जो इंटरनल वेरिएबल है क्लास का नेम उसके बराबर यहाँ पे रखा है. और इस वॉइड सेट नेम यानी सेट नेम का जो मेथड है इसको हमने यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर किया है. सो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ दिस क्लास पर्सन, हम उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई है जिसका नाम हमने रखा स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट क्लास को हमने प्राइवेटली इनहेरिट करवाया है पर्सन क्लास से. सो इट मीन्स के अब जो पर्सन क्लास के अंदर जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक है, यानी प्रोटेक्टेड जो स्ट्रिंग नेम है और पब्लिक जो सेट नेम मेथड है, ये दोनों चीज़ें अब इस स्टूडेंट क्लास के लिए प्राइवेट कंसिडर की जाएंगी. तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो भी बेसिकली कोई और क्लास है जो कि इनहेरिट नहीं कर रही या आउटसाइड द कोड, वी कैन नॉट यूज़ दिस प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम एंड सेट नेम का जो मेथड है उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते. सो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें समझनी है कि हमने यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स को बेसिकली प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है. जब हमने ये प्राइवेट डिक्लेयर किया इसका मतलब ये है कि ये क्लास के जो दूसरी क्लास है स्टूडेंट क्लास उसके अंदर यूज़ तो हो सकते हैं दोनों, लेकिन इससे बाहर यानी मेन फंक्शन में नहीं हो सकते. सो लेट्स से हम अभी जब इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे हम देखेंगे कि ये जो उसके बाद हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर पब्लिक और फिर पर्सन और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन का साइन और नेम लिखा, और उसके बाद पर्सन सेट नेम लिखा क्लास के नाम के साथ. सो हमने बेसिकली क्योंकि ये क्लास के अंदर प्राइवेट हो गए थे, लेकिन हमने दोबारा इनको क्लास ही के अंदर दोबारा से इनको पब्लिक कर दिया ताकि मेन फंक्शन के अंदर अगर ये यूज़ हो रहा है तो वो मेन फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकें ये एलिमेंट्स. नाउ फ्रॉम हेयर वी विल डायरेक्टली जंप टू लाइन नंबर 27 जो कि मेन फंक्शन है हमारा, ताकि उसके बाद जो कॉल आएगी तो होगी कोई भी मेथड या फंक्शन तो हम देख लेंगे. व्हाट वी हैव डन हेयर कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट अहमद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास स्टूडेंट का जिसका नाम हमने अहमद रखा, और उसके बाद हमने अहमद डॉट सेट नेम. अब सेट नेम जो है वो हमारे पास बेसिकली एक मेथड है जो कि क्लास पर्सन से बिलोंग करता था जिसको हमने वहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर किया है, और हमने अहमद जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो स्टूडेंट क्लास का है. सो दिस इज़ अ वैलिड कॉल बिकॉज हमने लाइन नंबर 17 में दोबारा से जो सेट नेम का मेथड है जिसको बेसिकली अगर मैं लाइन 17 नहीं लिखता तो मुझे एरर मिलता बिकॉज अब ये स्टूडेंट क्लास का प्राइवेट एलिमेंट कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन मैंने इसको मेन फंक्शन में यूज़ करने के लिए यहाँ पे दोबारा से 17 लाइन में इसको पब्लिक डिक्लेयर करवा दिया. तो दैट इज़ वाई लाइन 30 में हम सेट नेम का ये मेथड कॉल कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से अब जो भी अहमद जो नाम हमने पास किया लाइन 30 में वो बेसिकली आई नेम के बराबर होगा लाइन 10 में जब फंक्शन कॉल हुआ, और आई नेम से वो बेसिकली नेम के बराबर हो जाएगा जो कि पर्सन क्लास का एक इंटरनल एलिमेंट है बेसिकली. आफ्टर दैट हमने लाइन 31 में अहमद डॉट डिस्प्ले का एक फंक्शन कॉल किया, और डिस्प्ले का जो फंक्शन है वो स्टूडेंट क्लास का एक पब्लिक मेथड है, और वहाँ पे बेसिकली हम इस नेम के वेरिएबल को सी आउट करवा रहे हैं. तो दैट इज़ वाई हमें कंसोल पे यहाँ पे अहमद लिखा हुआ नज़र आ रहा है. तो
इस तरीके से बेसिकली वी कैन सी के हाउ वी कैन यूज़ दिस डिस्प्ले सेट नेम फंक्शन और हाउ वी कैन कॉल दिस फंक्शन बेसिकली डिस्पाइट के जी हमने प्राइवेटली इनहेरिट करवाया लाइन 14 में, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास हमने जो लाइन 16 में इसको रीडिफाइन किया है एज पर्सन नेम और पर्सन सेट नेम, तो इसकी वजह से ये बेसिकली दोबारा से स्टूडेंट क्लास के पब्लिक एलिमेंट रीडिफाइन हो चुके हैं और हम इसको मेन फंक्शन में यूज़ कर पा रहे हैं. सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग कि हम इसको कोड को एग्जीक्यूट करके और इसके कंपाइल करके इसके आउटपुट को देखेंगे. ओके, सो नाउ वी हैव द सेम कोड जो हमने इससे पहले देखा था स्लाइड के अंदर. Here in this code हमने पहले क्लास पर्सन यहाँ पे बेसिकली डिक्लेयर की और यहाँ पे प्रोटेक्टेड हमने रखा स्ट्रिंग नेम और पब्लिक रखा सेट नेम आई का मेथड, सेट नेम का जो मेथड है. और उसके बाद फिर हमने क्लास स्टूडेंट बनाई, यहाँ पे प्राइवेटली इनहेरिट कराया पर्सन को और पब्लिक करवाया, दोबारा से रीडिफाइन किया मैंने नेम और सेट नेम के मेथड को. और उसके बाद हमारे पास ये वॉइड डिस्प्ले का मेथड है जो कि नेम को डिस्प्ले कर रहा है और फिर हमने एक नॉर्मल एक स्टूडेंट नेम बेसिकली सेट नेम एक और मेथड यहाँ पे बनाया. उसके बाद यहाँ पे हमने मेन में अहमद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अहमद डॉट सेट नेम और इसी तरह से अहमद डॉट डिस्प्ले. तो नाउ वी विल ट्राई टू कंपाइल एंड रन दिस कोड एंड सी के जी आउटपुट किस तरीके से हमारे पास आता है. So as you can see, we get this Ahmed here in this particular output. अब यहाँ पे एक चीज़ हम थोड़ा चेंज करके इसको दोबारा से देखेंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये जो मैंने इस लाइन में जो नेम को और ये जो सेट नेम है इसको मैं अगर कमेंट कर दूं एंड नाउ आई ट्राई टू कंपाइल दिस कोड, तो मुझे यहाँ ये एरर दे रहा है बिकॉज अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये पब्लिक जो मैंने किया था इन दोनों को, ये अब कमेंट करने में का मतलब ये है कि ये जो नेम है, ये जो नेम है और ये जो सेट नेम है, यहाँ भले ये प्रोटेक्टेड या पब्लिक है लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं प्राइवेटली इनहेरिट करवा रहा हूँ तो और मैंने ये रीडिफाइन जो किया था इसको ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब है अब मैं ये दोनों जो एलिमेंट है नेम और सेट नेम ये इस स्टूडेंट क्लास के प्राइवेट एलिमेंट्स बन चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस इनहेरिटेंस टाइप प्राइवेट. और इसी वजह से अब मैं मेन में अगर ये सेट नेम अगर कॉल करने की कोशिश करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है. वो इसलिए कि बेसिकली नाउ दिस इज सेट नेम इज प्राइवेट और प्राइवेट जो है वो आउटसाइड द कोड यूज नहीं किया जाता. सो इन दिस वे वी हैव सीन कि किस तरीके से भले हमने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट रखी है, हम उसके बावजूद उस क्लास के अंदर दोबारा से उसको रीडिफाइन कर सकते हैं टू अलाउ द लिमिटेड एक्सेस जो भी हमारी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनती है. Now we will start a new discussion in inheritance, which is calling sequence for constructor and destructor. यानी इससे पहले हमने देखा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, बट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि जब भी हम इनहेरिटेंस में जो यूज़ करते हुए जो बेस क्लास और ड्राइव क्लास है और उसमें किसी ड्राइव क्लास का अगर बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो कंस्ट्रक्टर की सीक्वेंस क्या होती है. यानी द पॉइंट हेयर इज़ टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो होता क्या है कि रन टाइम जो है वो क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट उसकी सुपर क्लास का. अब यहाँ पे सुपर क्लास जो है वो मैं बेस क्लास को कह रहा हूँ. सुपर क्लास जो है वो बेस क्लास को कहा जा रहा है बिकॉज जब भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग कि हमारे पास जब भी हम किसी भी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले उसके ऊपर जितनी भी बेस क्लासेस हैं या उसकी जितनी भी सुपर क्लासेस हैं तो उसके सुपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनेंगे. इसको अगर एग्जाम्पल की मदद से मैं समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह से कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है ए जो कि बेस क्लास है
और बी क्लास ड्राइव हो रही है क्लास ए से, इसी तरह क्लास सी जो है वो ड्राइव हो रही है क्लास बी से, और क्लास डी जो है वो ड्राइव हो रही है क्लास सी से। सो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल लेवल की इनहेरिटेंस है। तो जब भी मैं अगर क्लास डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा सी का, डी का और ए का, और वो किस तरह से होगा वो हम आगे कोड, एग्जाम्पल कोड की मदद से देखेंगे भी। इसका मतलब है कि भले मैंने डी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ए बी और सी का नहीं किया, लेकिन क्योंकि डी जो है वो सी से इनहेरिट कर रही है, सी बी से और बी ए से, तो ये सारी की सारी जो सुपर क्लासेस कहलाती हैं इनके ऑब्जेक्ट्स पहले क्रिएट होंगे और एंड में डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हालांकि ऑब्जेक्ट मैंने डी का ही क्रिएट किया था। सो दैट इज़ बेसिकली द कॉलिंग सीक्वेंस फॉर कंस्ट्रक्टर। आगे डिस्ट्रक्टर की भी हम सीक्वेंस देखेंगे, बट फॉर नाउ फॉर द मोमेंट हम इस वक्त डिस्ट्रक्टर के बजाय कंस्ट्रक्टर की सीक्वेंस देख रहे हैं। अब उसमें आगे हम कोड में देखेंगे किस तरह से ये सीक्वेंस है। तो अब हम ऑर्डर ऑफ कॉलिंग डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा वो कंसिडर कर रहे हैं। सो लेट्स से एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एक बेस क्लास बनाई हमने और उस बेस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर हमें नज़र आ रहा है जहाँ पे हमने सी आउट मैसेज करवाया बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और इसी तरह एक डिस्ट्रक्टर बनाया जो कि हमने लिखा वहाँ पे एक मैसेज सी आउट बेस क्लास डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब हम आगे देखेंगे कि हम मज़ीद इस बेस क्लास में से कुछ क्लासेस ड्राइव करेंगे और फिर उनके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस को ऑब्जर्व करेंगे। सो एज वी डिस्कस्ड, हमने प्रीवियस स्लाइड में एक बेस क्लास बनाई विद नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, जिसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे, और दोनों मेथड्स जो हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के वो बेसिकली दो अलग अलग मैसेजेस कंसोल पे सी आउट की मदद से प्रिंट करवा रहे थे। नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि हम अब मज़ीद एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम हमने रखा है यहाँ पे ड्राइव क्लास बनाते हैं जिसका नाम मैंने रखा फर्स्ट चाइल्ड, और उस फर्स्ट चाइल्ड के अंदर भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया फर्स्ट चाइल्ड का और एक डिस्ट्रक्टर बनाया, और दोनों के अंदर मैंने उनका एक एक मैसेज सी आउट करवा दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि जब भी ये चलेंगे कंस्ट्रक्टर्स या इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो ये मुझे उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के मैसेजेस कंसोल पे प्रिंट होते हुए नज़र आएँ। तो अब चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों एक एक मैसेज जो है वो सी आउट यानी कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं जब भी ये कॉल होंगे, और ये जो चाइल्ड क्लास है ये बेसिकली बेस क्लास से इनहेरिट कर रही है पब्लिकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो रन टाइम जो है वो सबसे पहले उसकी, हालांकि मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है लेकिन वो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करेगा, और वो अब हम आगे एग्जाम्पल में भी देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल अब हम जिस तरीके से हमने बात की कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो पहले उसकी सुपर क्लास यानी जो बेस क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। इसी तरीके से जब हम सीक्वेंस देखते हैं डिस्ट्रक्टर की तो वो इन्वर्स है। कंस्ट्रक्टर के केस में हमने देखा था कि हमारे पास जो बेस क्लासेस थी, यानी अगर ए जो है वो बेस क्लास है बी की, बी जो है वो बेस क्लास है सी की, और सी जो है वो बेस क्लास है डी की, और हम डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो होगा ए का, और जो कंस्ट्रक्टर है वो ए का सबसे पहले चलेगा, फिर बी का, फिर सी का, और फिर आखिर में डी का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। लेकिन जब डिस्ट्रक्टर की बारी होगी तो सबसे पहले डी का ऑब्जेक्ट या डी का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा या डी का डिस्ट्रक्टर चलेगा, फिर बी का, फिर डी का, सी का, ए बी का, और फिर ए का, यानी जो डिस्ट्रक्टर सीक्वेंस है वो इन्वर्स हो जाएगी। पहले चाइल्ड डिस्ट्रॉय होगा और फिर उसका पेरेंट डिस्ट्रॉय होगा। सो इसको टेस्ट करने के लिए हमने मेन मेथड में लेट्स से
मैं क्रिएट करता हूँ फर्स्ट चाइल्ड, जो मैंने इससे पहले स्लाइड में फर्स्ट चाइल्ड जो है वो क्लास बनाई थी, तो मैंने एक फर्स्ट चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद स्मॉल एफ, फर्स्ट चाइल्ड। अब अगर मैं रन करूं इस पूरे को, तो पहले हमें मैसेज कंसोल का लिखा हुआ नज़र आ रहा है बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। इसका मतलब है बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहला चला और फिर उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला, इसलिए हमें मैसेज सीक्वेंस बता रही है ये। और फिर जब डिस्ट्रक्टर की सीक्वेंस देखते हैं तो पहले अब ऐसा नहीं होगा कि बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर भी पहले चलेगा, बल्कि अब चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर पहले चल रहा है और फिर बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर चल रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस हमने देखी कि किस तरीके से रन टाइम में ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे और डिस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या सीक्वेंस होती है हमारे पास। तो अब हम जो डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर चलाने के बाद अब हम एक और जो है वो क्लास क्रिएट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि इस फर्स्ट क्लास से इनहेरिट करेगी, एंड देन वी विल सी किस तरीके से आउटपुट जनरेट होता है। ओके, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड अब हमने क्या किया कि हमने जो क्लास की हायरार्की थी उसको मज़ीद एक्सटेंड किया और एक और ड्राइव क्लास बनाई जो कि फर्स्ट चाइल्ड से इनहेरिट हो रही है और जिसका नाम हमने रखा है यहाँ पे सेकंड चाइल्ड। इस सेकंड चाइल्ड क्लास में हमने इसका भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसका एक और डिस्ट्रक्टर भी बनाया और दोनों के सी आउट पे मैसेजेस डिस्प्ले करवाए। सो नाउ वी विल सी कि हमने जब क्रिएट किया सेकंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, तो रन टाइम जो है वो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा फर्स्ट चाइल्ड का और फाइनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हमारी सेकंड क्लास का। इसको हम आगे देखेंगे कि मेन में जब हम क्रिएट करेंगे और ये सीक्वेंस किस तरह से चलेगी, तो उसको हम वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। सो नाउ एज वी डिस्कस कि जिस तरीके से हमने पहले पॉइंट ये रखा था कि हमारे पास जब हमने अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर की बात की थी, तो सबसे पहले जो डिस्ट्रक्टर चलेगा अब इस सेकंड चाइल्ड की क्रिएट करने के बाद, वो सेकंड चाइल्ड का पहले डिस्ट्रक्टर चलेगा, फिर फर्स्ट चाइल्ड का और फिर फाइनली डिस्ट्रक्टर चलेगा बेस क्लास का। और दिस particular point can be verified by making an object of the second child in the main function। यानी अगर हम मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन के अंदर जब हम सेकंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, तो हमारे पास बेसिकली जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से होगा जो यहाँ कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रहा है कि पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, फिर फर्स्ट चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला, उसके बाद सेकंड चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला और फिर जब डिस्ट्रक्टर चलने की बारी आई तो पहले सेकंड चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ एंड देन फाइनली जो बेस क्लास है जो हमने बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में डिस्ट्रॉय होगा। अब हम कंप्लीट कोड जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे किस तरीके से ये आउटपुट हमें मिलेगा आफ्टर रनिंग दिस कोड। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अ सिंपल कोड जो कि हमें बेसिकली कॉलिंग ऑफ सीक्वेंस फॉर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर जो के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में मदद देगा। एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड कि हमारे पास सबसे पहले हमने ये बेस क्लास जो है वो क्रिएट की और उस बेस क्लास में बेसिकली हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इस बेस क्लास का बनाया और उसके अंदर बेसिकली हमने एक मैसेज जो है वो सी आउट करवाया दोनों में, ताकि हमें ये चीज़ पता चले कि किस वक्त जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और एट व्हाट मोमेंट हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है। इसी तरीके से हमने लाइन नंबर 16 में एक फर्स्ट चाइल्ड नाम की एक क्लास क्रिएट की है और ये जो क्लास है ये पब्लिकली इनहेरिट कर रही है फ्रॉम द बेस क्लास।
और इसी तरीके से हमने इस फर्स्ट चाइल्ड के अंदर इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और उसके बाद उसका एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद हमने एक थर्ड क्लास जो है वो क्रिएट की है, जिसका नाम हमने रखा सेकंड चाइल्ड। और सेकंड चाइल्ड भी जो है वो पब्लिकली इनहेरिट कर रही है फ्रॉम द फर्स्ट चाइल्ड। और इस सेकंड चाइल्ड के अपना जो कंस्ट्रक्टर है और डिस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कशन की थी कि पहले जो है वो जो सीक्वेंस बनती है वो ये कि ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट अगर हम कोई भी क्रिएट करते हैं तो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे ड्राइव से पहले उसकी जो सुपर क्लास है या उसकी जो बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट होते हैं। और इस तरीके से जो लास्ट हमारे पास जो बेस क्लास बनती है उसका कंस्ट्रक्टर पहले चलता है। इट मीन्स कि जो लास्ट हमारे पास जो बेसिकली जो एक बेस क्लास मौजूद है उसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्रिएट किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर की सीक्वेंस है वो कंस्ट्रक्टर के मुकाबले में इन्वर्स होती है और पहले जो है वो जो भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है। इस वजह से इसका डिस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, हम लाइन 40 में जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने पहले मैसेज एक प्रिंट करवाया लाइन 42 पे टू क्रिएट दी फर्स्ट चाइल्ड, यानी अब हमने यहाँ पे पहले चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है यानी वो हम क्रिएट करने लगे हैं। सो व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे पहला जो चाइल्ड है उसके ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट किया, सो यू कैन सी कि फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बेसिकली ये क्लास जो है वो इनहेरिट करती है बेस क्लास से। तो यू कैन सी इन द आउटपुट कंसोल के पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है। हालांकि हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो फर्स्ट चाइल्ड पहले क्रिएट हुआ है। तो फर्स्ट चाइल्ड का क्योंकि बेस इनहेरिट कर रही है बेस क्लास से, तो इसलिए बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चला और उसके बाद जो है वो फर्स्ट चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला। इसी तरीके से जो डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस है उसमें फर्स्ट चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट हुआ और जो बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर है वो सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो लाइन नंबर 46 में हमने सेकंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे दोबारा इंस्टेड ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो जब सेकंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो यू कैन सी कि सेकंड चाइल्ड जब हमने क्रिएट किया है तो पहले सबसे हमारे पास बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि हमारा जो सेकंड चाइल्ड है वो फर्स्ट चाइल्ड से इनहेरिट कर रहा है और फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बेस क्लास से इनहेरिट कर रहा है। और उसके बाद फिर फर्स्ट चाइल्ड का जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन फाइनली सेकंड चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर जो है वो वहाँ पे उसका मैसेज प्रिंट होगा। इसी तरीके से जो डिस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस है अगेन वो पहले हमारे पास सेकंड चाइल्ड डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड डिस्ट्रॉय होगा और फाइनली जो लास्ट जो डिस्ट्रॉय होने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा और यानी कि बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में डिस्ट्रॉय होगा। सो इन दिस वे वी हैव सीन कि किस तरीके से हमारे पास ये जो सीक्वेंस है कंस्ट्रक्टर की और डिस्ट्रक्टर की वो किस तरह एग्जीक्यूट होती है। अब हम इस कोड को जो कंपाइल और रन करके इसके आउटपुट को देखेंगे। सो नाउ वी हैव द सेम एग्जांपल जो हमने इससे पहले स्लाइड्स में डिस्कस की थी। हेयर इन दिस एग्जांपल हमारे पास बेसिकली हमने एक बेस क्लास क्रिएट की है और उस बेस क्लास का हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसके बाद हमने उसका डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया। और इसी तरीके से हमने दूसरी जो क्लास है जो कि ड्राइव हो रही है बेस क्लास से, उसका नाम हमने रखा फर्स्ट चाइल्ड और ये पब्लिकली इनहेरिट कर रही है बेसिकली फ्रॉम दी बेस क्लास। और इसका अपना एक हमने जो फर्स्ट चाइल्ड
का एक कंस्ट्रक्टर और इसी तरह एक डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया और उसमें हमने एक मैसेज जो है वो आउटपुट कंसोल पे सी आउट करवाया। इसी तरीके से हमने सेकंड चाइल्ड क्रिएट किया और सेकंड चाइल्ड में भी हमने इसको इनहेरिट करवाया फ्रॉम फर्स्ट चाइल्ड। तो इस तरीके से हमारे पास ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो क्रिएट हो गई कि बेस क्लास बेसिकली फर्स्ट चाइल्ड बेस क्लास से इनहेरिट करता है और सेकंड चाइल्ड जो है वो फर्स्ट जो हमारा चाइल्ड है उससे इनहेरिट करता है। सेकेंडली हमने मेन फंक्शन के अंदर पहले तो फर्स्ट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद हमने सेकंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सो नाउ विल सी कि किस तरीके से ये कोड हमें आउटपुट जनरेट करके देगा कि हमारे पास जो सीक्वेंस है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की वो मौजूद है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वर क्रिएटिंग द फर्स्ट चाइल्ड, उसके बाद हमने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और फिर ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने, क्योंकि हमने जो फर्स्ट चाइल्ड क्रिएट किया था, फर्स्ट चाइल्ड क्योंकि बेस क्लास से इनहेरिट कर रहा था तो इसलिए बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, फिर फर्स्ट चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा और जो डिस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस है वो पहले चाइल्ड डिस्ट्रक्ट होगा फर्स्ट चाइल्ड और फिर उसके बाद बेस क्लास डिस्ट्रॉय होगी। इसी तरह हमारे पास जो हमने सेकंड चाइल्ड क्रिएट किया तो उसमें बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चला क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर फर्स्ट चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर और फिर फाइनली सेकंड चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। और जो डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस है उसमें हमारे पास जो सेकंड चाइल्ड है वो पहले डिस्ट्रॉय होगा, फिर फर्स्ट चाइल्ड डिस्ट्रॉय होगा और फाइनली बेस क्लास डिस्ट्रॉय होगी। So with that, we end up with our today's lecture. Inshallah, we will continue our discussion on this topic of inheritance in the upcoming lectures. Till then, thank you very much. Allah Hafiz.